Our today's topic is difference in the form of two sets of functions phi and chi and phi naught chi naught. दो सेट्स ऑफ फंक्शंस में क्या डिफरेंस है कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले टॉपिक में हमने n माइनस आयोटा टी किया। n था नॉर्मल स्ट्रेस और t था टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी ये भी स्ट्रेस के ही पार्ट्स थे, स्ट्रेस के ही कंपोनेंट्स थे। और अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम सेम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मान लो हमारा एक सिस्टम है और एक और सिस्टम कंसिडर किया, या सपोज उसी सिस्टम में उसी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एन टी T11 T22 T12, एक सिस्टम के लिए T11 T22 T12 एन टी ये सब एक वैल्यू है। दो अलग अलग फाई और काई और फाई नॉट काई नॉट का सेट ले लें, मतलब एक सेट ये और एक सेट ये फाई नॉट काई नॉट, लेकिन स्ट्रेस का सिस्टम सेम है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक ही सिस्टम की डिस्कस हो रहे हैं। फाई और काई एनालिटिक फंक्शंस थे, फाई और काई एनालिटिक फंक्शंस को हम कह रहे हैं कि इनकी दो अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं क्या उसी सिस्टम में, और अगर हो सकती हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। जैसे हमारा एक सिस्टम है, उसके लिए स्ट्रेसेस ये है, ठीक है। अब इन स्ट्रेसेस के बाद हम फाई और काई अब पहले भी कर चुके हैं। काई ये क्या है, जो ये काई है ये एक्चुअली में ये रहा, ये साई डबल डैश को कहा गया है। ये साई डबल डैश का नाम काई डैश रखा गया। पहले तो आप इसी को पक्का करो, साई डबल डैश को क्या कहा गया, साई डैश। इसका मतलब साई डैश जो होगा वो क्या होगा, काई। डबल डैश को साई डैश, तो डैश को सिंपली काई। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर। आपको यहाँ दिख रहा है ये क्या है, साई डबल डैश, ये है काई डैश। डबल डैश साई का और काई का डैश, इसका मतलब अगर साई का सिर्फ डैश लिखेंगे तो बराबर है काई आ जाएगा, ये मीनिंग है। तो ये रिलेशन है जिसमें कि ये सब एनालिटिक फंक्शन है, पाई हो गया, साई हो गया, काई हो गया, ये सब कैसे हैं, एनालिटिक फंक्शन। तो हमारा आर्टिकल ये है कि जज करो T11 T22 T12 अगर सेम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सिस्टम में, एक ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो अलग अलग अगर ये सेट हैं फंक्शंस के, तो उनमें क्या रिलेशन होगा। जैसे आपने कहा, आपने शुरू से आर्टिकल्स करते जा रहे हो, आपने यहाँ निकाला T11 डैश माइनस T12 डैश बराबर है ये, निकाल दिया। अब मान लो मैं कहती हूँ कि ये तो फाई और काई है, एक और भी इसको सेटिस्फाई करता है, वो है फाई जीरो और काई जीरो, वो भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो क्या ऐसा संभव है कि दोनों सेटिस्फाई करें, और अगर करते हैं तो उनके बीच में आपस में भी तो कुछ रिलेशन होगा, या तो वो बराबर होंगे या उनके बीच में किसी कांस्टेंट का फर्क होगा या कोई और फॉर्मूला होगा उनका आपस में, तो वो पता लगाना। इससे पहले भी हमने कितनी जगह ये सब रिलेशंस किए कि T11 प्लस T22 किसके बराबर होता है। जैसे ये आर्टिकल से पहले वाला आर्टिकल का रिजल्ट क्या था, इससे पहले का आर्टिकल का रिजल्ट देखो, ये तो म्यू के लिए था ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, टी स्ट्रेस के लिए जो शुरुआत में था, ये रहा स्ट्रेस के लिए हमारा रिलेशन आया था, ये भी ई के लिए आ गया, यू के लिए। स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक फंक्शंस, तो स्ट्रेस ये आया था, ये था पहला रिजल्ट हमारा, ये था।
अब हम इसको पकड़ेंगे, इसको यूज करेंगे आज के काम में कि T11 प्लस T22 होता था ये है 4 रियल फाई डैश जेड। तो फाई के बदलने से फाई की जगह अगर फाई जीरो आ जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? T11 प्लस T22 सेम रहेगा या कुछ और डिफरेंस आएगा? पहला काम हम ये करेंगे। तो अब हम अपने काम वही चलते हैं जो आर्टिकल आज हमारा है, उसकी भूमिका हो चुकी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये ठीक है। इसी को ऐसे भी कहा कि ये फाई और काई का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब फाई और फाई नॉट में क्या रिलेशन है, इनका अपना स्ट्रक्चर क्या है। अब हमने कहा लेट अस कंसीडर ए सेट ऑफ टू फंक्शंस, हमने अपनी तरफ से दो फंक्शंस मान लिए। दो फंक्शंस फाई काई और फाई नॉट काई, और ये मान लिया कि दोनों फंक्शंस के सेट एक ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। एक ही को कॉरस्पॉन्ड करने का मतलब है T11 T22 T12 पे डैश नहीं लगेगा, ये वही रहेंगे, लेकिन ये बदल गए फाई काई और फाई जीरो जीरो पे ध्यान दो। तो हमने कहा कि जो अभी मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था वो ये था, हमें पता है। यहाँ पर अगर ये आर्टिकल पेपर में आ जाता है 16 नंबर में तो आप प्रूव कर दीजिए, ठीक है। तो आपने कहा T11 प्लस T22 4 टाइम्स रियल फाई डैश जेड, और एक ये आर्टिकल, ये भी हम पीछे प्रूव करके आए हैं कि T22 माइनस T11, ये अभी ऊपर उसमें n माइनस आयोटा टी से पहले, ठीक है। जहां पर ये जो साई डबल डैश है इसका नाम क्या रखा गया है? काई जेड। एक डेरिवेटिव कम, इसका मतलब काई बराबर है साई डैश, ठीक है यहाँ तक। तो अब हम कहते हैं भी हम अपनी बात को काई में ही लिखेंगे, ये साई को उड़ाओ, पहले तो साई का नाम खत्म करो क्योंकि हम बात कर रहे हैं फाई और काई की। जहां जहां साई है उसे गायब करो और उसकी जगह काई को लाते हैं। तो साई डबल डैश की जगह काई डैश आ गया, ठीक है। यहाँ तक नंबर वन और नंबर टू पुराने रिजल्ट हैं। अब हम आगे कहते हैं कि ये जो फाई काई और फाई नॉट काई नॉट हैं, ये नंबर वन को सेटिस्फाई करने चाहिए पहले। तो इसका मतलब है कि अगर मैं फाई पुट करती हूँ तो ये आएगा, अगर फाई नॉट पुट करती हूँ तो ये आएगा, और दोनों आपस में बराबर होने चाहिए क्योंकि T11 और T22 तो बदल ही नहीं रहे, T11 T22 सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सिस्टम वही है, सिर्फ फाई और काई हम कह रहे हैं नहीं है। तो 4 से 4 कट गया, तो रियल बराबर रियल, रियल बराबर रियल का मतलब हो गया कि इसका मतलब है कि इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट बराबर है, यानी इनमें अगर फर्क है भी सही तो एक इमेजिनरी का हो सकता है। इसका मतलब फाई और काई में जो रिलेशन है उसमें अगर डिफरेंस भी होगा तो इमेजिनरी हिस्से का होगा, कि हो सकता है प्लस आयोटा जेड हो। तो हमने यही कहा कि दे कैन डिफर बाय कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो आयोटा सी से डिफर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आयोटा सी से डिफर कर सकते हैं। तो आयोटा सी से डिफर करने के का मतलब है जहां सी कैसा होगा? रियल। अब इंटीग्रेट कर दिया इसको, जैसे ही हमने इसे इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया? फाई जीरो बराबर है फाई प्लस आयोटा सी जेड प्लस अल्फा। इंटीग्रेट करा, इधर भी इधर भी, तो फाई जीरो, इधर क्या होगा? फाई आयोटा सी का इंटीग्रल क्या बनेगा? विद रिस्पेक्ट टू डी जेड होगा ना इंटीग्रेशन, तो z आ गया आयोटा सी जेड प्लस एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा आ गया, अल्फा इज एनी कांस्टेंट और ब्लैक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाई जीरो और फाई में रिलेशन आ गया कि फाई जीरो जो है वो किससे रिप्लेस हो सकता है? फाई जेड तो फाई जेड ही रहेगा, और फाई जीरो ये है फाई जेड प्लस आयोटा सी जेड प्लस अल्फा, और इनसे डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगी, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने बात की फाई काई की और फाई जीरो काई जीरो। तो फाई काई और फाई जीरो काई जीरो में हमने कहा कि हम ये जो रिलेशन हमने बोला था ऊपर नंबर टू में जो प्रूव किया हुआ था उसको लिया, ये वाला, कि ये जो वैल्यू है 2
जेड बार फाई डबल डैश प्लस साई डबल डैश, इस वैल्यू को लिया। कहाँ है ये वैल्यू? ये 2 z बार फाई डबल डैश साई डबल डैश को काई डैश, और उधर जीरो, काई जीरो डैश और काई जीरो डैश। ठीक है यहाँ तक। अब हमें ऊपर से पता है कि जब हमारा फाई जीरो जेड जो है वो क्या है, वो है फाई जेड प्लस आयोटा सी जेड प्लस अल्फा। तो अगर मैं फाई जीरो का डेरिवेटिव लूंगी तो वो क्या आएगा? फाई डैश आयोटा सी। और डबल डेरिवेटिव लूंगी अगर, तो वो क्या होगा? फाई डबल डैश, क्योंकि आयोटा सी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो दोनों डबल डेरिवेटिव बराबर आ गए। दोनों डबल डेरिवेटिव बराबर का मतलब काट दो इन्हें। तो सिर्फ क्या बचा यहाँ से कि साई डैश, काई डैश बराबर है काई जीरो डैश। इसका मतलब इनमें जो फर्क हो सकता है कांस्टेंट का हो सकता है बीटा का। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बीटा आएगा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो ये रिलेशन आ गया नंबर 7। अब हम कहते हैं इसका मतलब हुआ कि फाई जेड को तो इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और काई जेड काई जीरो प्लस बीटा से हो सकता है, और हमारे स्ट्रेसेस अनचेंज रहेंगे। तो ये वेरीफाई हो गया। इतना के बाद हमने कंक्लूड क्या किया कि इफ द स्ट्रेस इनसाइड बॉडी बाय टू सेट्स ऑफ फंक्शंस, पहला फंक्शन सेट क्या है? फाई काई, दूसरा फाई जीरो था, उसको हमने अब पूरा वैल्यू रख दी फाई जीरो की और काई जीरो की। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है। अब इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वाला रिजल्ट लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट वाला रिजल्ट जब लिखा तो साई डैश था, तो साई डैश किसके बराबर आ गया? काई। और जिस जहां बार था वो बार ऐसे कैसे आ गया? यहाँ बार था साई डैश के ऊपर, तो काई के ऊपर बार आ गया, फाई डैश सेट के ऊपर बार है। इसी तरह से ये रिलेशन जीरो में भी लिखा। यहाँ मैंने फाई लिखा, यहाँ फाई जीरो, यहाँ फाई डैश, यहाँ फाई जीरो डैश, यहाँ काई बार का है काई जीरो बार, और के ये होता था। हम प्रूव करके आए हुए हैं ऐसा है। अब हम अगर इन दोनों को बराबर लिखते हैं, एक तरफ फाई वाले और काई वाले, एक तरफ फाई जीरो और काई जीरो वाले, और फिर वो वैल्यू पुट करते हैं जो हमने अभी निकाली है कि फाई जीरो की वैल्यू है फाई जेड प्लस आयोटा सी जेड प्लस अल्फा। तो वहां से फाई जीरो डैश जेड का बार चाहिए हमें। फाई जीरो डैश जेड तो आएगा फाई डैश जेड प्लस आयोटा सी। ठीक है, लेकिन जब बार लगाएंगे इस पे तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने बार लगा दिया तो फाई डैश पर बार लगेगा और माइनस आयोटा सी हो जाएगा, आयोटा पर जब बार लगेगा माइनस हो जाएगा। तो वही इन्होंने किया, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। पुट करके जितना कटा काट लिया। ठीक है, और जो ऐसे ही बीटा की वैल्यू भी पुट की तो बीटा पे भी बार आया। देखो ना, काई जीरो ये है, जब इसका बार चाहिए हमें अगर, तो इसका मतलब काई बार और प्लस बीटा बार। ठीक, तो यहाँ से हमें ये निकल गया कट वट के कि ये इक्वेशन आ गई। तो बीटा बार एक तरफ कर लिया और बाकी सब एक तरफ, तो बीटा बार की वैल्यू आ गई। अब हमने कहा कि बीटा भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा तो साई जीरो काई जीरो और काई के बीच में एक ही तो फर्क है बीटा। अगर ये जीरो हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम तो सेट को अलग अलग मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम दो अलग अलग सेट मान रहे हैं, फाई काई और फाई जीरो काई जीरो। तो हमारी बात ही गलत हो जाएगी, दोनों सेट अलग अलग है, इसलिए बीटा तो जीरो हो नहीं सकता और के भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है के इसलिए जीरो नहीं हो सकता, के की वैल्यू लिखी थी ना, ये होती है लैम्डा प्लस 3 म्यू ओवर लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, तो इसका मतलब किसको जीरो होना पड़ेगा? अगर ये दोनों जीरो नहीं हो सकते तो इसका मतलब सी को जीरो होना पड़ेगा। यहाँ से ये तो जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो सी को जीरो होना पड़ेगा। तो सी जीरो होने का मतलब है कि बीटा बार क्या आ गया? सिर्फ के अल्फा। ये पोर्शन खत्म, ये बचा के अल्फा। तो अगर इसका मतलब हुआ बीटा बार के अल्फा आ गया, तो कहता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट पता हो, दो सेट ऑफ फंक्शन जो हैं, कौन से सेट ऑफ फंक्शन? फाई काई और फाई नॉट काई नॉट, ये एक बीटा से डिफरेंस करते हैं, और बीटा अगर हमें पता चल जाए तो, और उस बीटा बार की वैल्यू कितनी है? के अल्फा है। ये आपका आर्टिकल फिनिश हो जाता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम कल करेंगे, फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम।